बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। एक ड्रामाई सियासत का किसी हद तक इख्तिताम यूँ हुआ कि आज शहबाज शरीफ 23वें मुंतखब वज़ीर आज़म हो गए और ऐवान ने उनको कायद ऐवान भी चुन लिया नेशनल असम्बली में। आज जो इलेक्शन था उसके बाद नए वज़ीर आज़म का ओहदा अब शहबाज शरीफ साहब के पास है। आते ही उन्होंने जो अहम ऐलानात किए उसमें उन्होंने वो जो लेटर का तनाज़ा था, जो ख़त जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सियासत कर रही है, उसको उन्होंने पार्लिमानी इन कैमरा जो सिक्योरिटी कमेटी है उसका इजलास तलब करने का फैसला किया है, जिसमें कि फॉरेन सेक्रेटरी और इसके साथ साथ वहाँ जो सफीर साहब जिनका जिक्र आ रहा है वो भी, और इसके साथ साथ जो तमाम अरकान हैं उनको ब्रीफिंग दी जाएगी। आर्मी चीफ, DGI तमाम जो है वो इस मीटिंग के अंदर शामिल होंगे और बताएंगे कि क्या सूरत हाल थी असल में और अवाम के सामने उसकी जो सिचुएशन है वो भी आ पाएगी। ताहम ये इन कैमरा ब्रीफिंग होगी। फिर डेडलॉक की नहीं, डायलॉग की सियासत की बात की है शहबाज शरीफ साहब ने। पाकिस्तान की सियासत के लिए मुस्बत बात है जिसको की जरूरत है और पाकिस्तान की मैशत के लिए भी इसकी जरूरत है। इसके साथ साथ जो अहम ऐलानात उन्होंने ये भी किए कि बुनियादी उजरत जो है मजदूर की वो तकरीबन कम से कम जो है वो 25,000 रुपए जो है वो कर दी गई है और 10% पेंशन में भी इजाफा किया है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को भी जारी रखने का फैसला किया गया है। सो ये बहुत अहम इकदाम हैं इस वक्त जब पाकिस्तान की मैशत के बुरे हालात हैं, पाकिस्तान की सियासत के बुरे हालात हैं। इमरान खान साहब ने की जमात ने आज इस्तीफे दे दिए हैं, उनके गवर्नर्स इस्तीफे दे रहे हैं और ऐसी सूरत में ये ऐलानात यकीनी तौर पर पाकिस्तान की आवाम के लिए एक अहम खुशखबरी है। सो अब जबकि सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें इमरान खान साहब ने कह दिया कि वो सड़कों पे आएंगे, वो एहतजाज करेंगे और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने एहतजाज भी किया, भरपूर एहतजाज किया, उनकी वेंटिलेशन भी हुई और जाहिर है कि जमहूरियत में इस बात की बहुत जरूरत भी होती है। लेकिन इसके साथ साथ हमने कुछ नाखुशगवार चीजें भी देखी पाकिस्तान की आला अदलिया के जजों और इसके साथ साथ जो अस्करी हुक्काम है उनके खिलाफ ट्रेंड्स भी देखने को हमें मिले, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। किसी भी सियासी जमातों के जो कारकुन हैं उनको इस हद तक जाहिर है नहीं जाना चाहिए। माजी में भी जब हुआ वो भी काबिले मुजम्मत था, लेकिन इस हद तक हमने नहीं देखा कि पाकिस्तान के परचम जो हैं वो जलाए जाते हों। लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रखना जरूरी है कि वजीर आजम साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब को पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा अदम एतमाद यानी आईनी तरीके के साथ ऐवान से रुखसत किया गया है। इससे पहले कोई वजीर आजम जो है वो आईनी तरीके से रुखसत नहीं हुए, कभी कोर्ट के जरिए से, कभी 58(2)(ब) के जरिए से, लेकिन ये पहले वजीर आजम है जिन इमरान खान साहब सड़कों पे होंगे, कैसी सियासत करेंगे, एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा था कि मैं खतरनाक हो जाऊंगा, कितने खतरनाक होंगे और अब पाकिस्तान की मैशत जो है वो किस तरह से सर्वाइव करेगी। अहम चैलेंज क्या होगा नौमुंतखब हुकूमत के लिए, जिसमें कि तमाम अपोजिशन की पहले अपोजिशन जो थी उसकी तमाम जमातें भी अब शामिल होंगी। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब, STPI के चेयरमैन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब इफ्तिखार अहमद साहब, पाकिस्तान के सीनियर तज्जियाकार, सीनियर सहाफी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मजहर अब्बास साहब जो कि एक बड़ा नाम और सीनियर सहाफी भी हैं, तज्जियाकार भी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार साहब का भी बड़ा नाम है और हमारे बहुत सीनियर सहाफी भी हैं और उस्तादों में से भी हैं। आप सबको शुक्रिया कहते हैं। और सर सबसे पहले मैं मजहर साहब आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो कल एहतजाज हुआ और आज जो सूरत हाल देखने को मिली, इस्तीफे पे इस्तीफा और एक ड्रामाई सूरत हाल थी पाकिस्तान की सियासत की, आपको लगता है इसको अब सुकून मिल जाएगा या आपको लगता है कि नहीं अभी कुछ और बाकी है? शुक्रिया आसमा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि बुरान जो है वो ख़त्म हुआ है। ठीक है, एक मुंतखब वज़ीर आज़म जो है, पार्लियामेंट हमारी ये मुंतखब पार्लियामेंट है, इसमें एक वज़ीर आज़म गए और दूसरे वज़ीर आज़म आए, उस हद तक तो एक प्रोसेस हमें नज़र आता है। और ये अच्छा हुआ कि शहबाज शरीफ साहब ने सबसे पहले उस इशू को जो है एड्रेस किया जो इशू सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो भी ब्रीफिंग हो इस पर भी गौर करना चाहिए कि कोई हाई पावर्ड कमीशन इसके हवाले से बनाया जाए, नहीं बनाया जाए। वो जो एम्बेसडर थे उनको वो आके ब्रीफ करे, नहीं करे, या सेक्रेटरी खुद ही ब्रीफ कर दें, लेकिन इसे किसी न किसी तरीके से मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इसके हवाले से बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं। और जाहिर है आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो है वो परसेप्शन जो है वो रियलिटी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और अगर वो तासुर जो है, और वो कल जो कुछ हमने देखा वो उस तासुर का एक झलक थी। पाकिस्तान और अमेरिका के हमेशा से ताल्लुकात हॉट एंड कोल्ड रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है।
لیکن اس چیز کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے منطقی انجام تک پہنچانا بہت ضروری ہے، اور یہ اچھا ہوا کہ سب سے پہلا اقدام۔ دوسرا اقدام جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے لوگوں کو ریلیف دینا۔ آپ لوگوں کو صرف یہ وعدے وحید نہیں کروا سکتے، آپ کو فوری ریلیف دینا ہے، یہ سیدھی سی بات ہے۔ اور تیسرا یہ کہ کوشش کریں کہ یہ جو پی ٹی آئی والا ایشو ہے اس کو بھی سارٹ آؤٹ کریں۔ پی ٹی آئی کی ایک ہارڈ پوزیشن انہوں نے لی ہے، ان کا اپنا ایک بیانیہ ہے، وہ ظاہر ہے وہ اب اس احتجاج سڑکوں پر کریں گے۔ احتجاج میں ان کے پاس ایک اچھی فالوئنگ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان کی ایک بہت اچھی فالوئنگ ہے، اور ویسے بھی آپ کے اس دور میں جہاں سوشل میڈیا کا دور ہے اور ان کا بڑا اسٹرانگ سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے، تو یہ چیزیں آسان نہیں ہوں گی، اور پاکستان بھر میں ان کے روٹس ہیں، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو ایک بڑا چیلنج ہوگا شہباز شریف صاحب کے پاس۔ دیکھنا ہے، ایک تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ عہد کون لیتا ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ قوم سے خطاب بھی کریں گے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو شہباز شریف صاحب کو اور اس پوری جو کولیشن ہے، جو اب کولیشن گورنمنٹ بننے جا رہی ہے، اس کے سامنے بہت بڑا چیلنج سامنے ہوگا، کیونکہ ایک طرف آپ کی معیشت ہوگی، ایک طرف سیاسی عدم استحکام ہوگا، دوسری طرف یہ سیکورٹی کے معاملات ہوں گے، اور یہ یاد رکھیں کہ انہیں بہت بڑا ایجنڈا دینے کی اس لیے بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ میکسیمم سال بھر کی گورنمنٹ ہے۔ تو اس کے لیے اب کولیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو بہت لمبی چوڑی کیبنٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کو ظاہر ہے ہر کسی کو ہی اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا۔ تو ایک بڑا چیلنج ان کے سامنے ہے، دیکھتے ہیں کہ کس حد تک یہ بالکل جیسے آپ نے کہا کولیشن پہلے بھی کولیشن ہی تھی عمران خان صاحب کی، اسی لیے اتنی بڑی کابینہ بھی تھی، اور ابھی یہی چیلنج جو ہے وہ کنٹینیو کرے گا۔ افتخار صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ بحران اور بڑھے گا، اور اگر بحران بڑھے گا تو عمران خان صاحب کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں اور کیسے؟ عمران خان صاحب خطرے ناک ہو سکتے ہیں، خطرناک نہیں۔ اور بحران اس لیے بڑھے گا کہ وہ 102 نشستوں پر ضمنی انتخابات ہوں گے اگر یہ سارے ہی استعفے جو انہوں نے آج سبمٹ کیے ہیں اور جو طریقہ ہے، قانون ہے، اس کے مطابق اگر کریں، اسپیکر کے پاس آئیں، پرسنلی دیں، تو 102 پہ الیکشنز ہوگا۔ اس الیکشن کمپین کو یہ استعمال کریں گے اپنی تحریک بنانے کے لیے اور عوام کو بلانے کے لیے۔ لیکن جو شہباز شریف صاحب جنہیں ووٹ ملے ہیں، انہوں نے پہلی بات کی ہے، میں بالکل مظہر عباس صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ بہت بڑا جو کھیل ہو رہا ہے اس ملک میں، اس کو ڈیفیوز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور مظہر صاحب کو نے کہا کہ اس امبیسڈر کو بھی بلانا چاہیے، تو بالکل جو میں نے سنا ہے شہباز شریف نے کہا کہ وہ امبیسڈر بھی وہاں پہ آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم جمہوریت میں یقین رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اس ملک میں کانسٹیٹیوشنلزم میں یقین رکھتے ہیں؟ کیا ہم کانسٹیٹیوشنلزم میں یقین رکھتے ہوئے معاملات کو آگے چلانا چاہتے ہیں، یا ہم کسی کلٹ پالیٹکس کو چلانا چاہتے ہیں؟ یہ فیصلہ بھی کرنا ہوگا۔ سیاسی جماعتوں میں ایک رویہ ہوتا ہے، ایک روایت ہوتی ہے، نہ تو ہم رویوں میں یقین کرتے ہیں نہ روایت میں۔ آج جو کچھ بھی کیا گیا، جو کچھ شامل فیڈریشن نے اس کا فائدہ اٹھایا ایک سہولت کا، اور جو فائدہ پھر اس سے بڑھ کر ڈپٹی اسپیکر نے اٹھایا جو وائلیٹر تھا، جس نے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا، جس نے کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کیا اکارڈنگ ٹو مائی جو ہے احساس، اس کے مطابق وہ شخص کیا کہہ رہا تھا۔ اور اس سے پہلے پرسوں ایک اور آدمی بیٹھا اسپیکر، اس نے کہا کہ آئی ایم لائل ٹو مائی پارٹی۔ بھائی تم لوگوں نے حلف اٹھایا کہ کانسٹیٹیوشن کے تحت، یا تو آئین کے وہ حلف بدل دو اور لکھ دو اس میں کہ ہم اپنی پارٹی کی لائن پر چلیں گے۔ اور میں ان کا یہ نہیں کہہ رہا، میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ تو آپ نہیں کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کی، یا پھر کانسٹیٹیوشن کا مذاق تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ٹرموائل ہوگا، کوئی عمران خان صاحب سڑکوں پہ نکلیں گے، کوئی بالکل ان کا دھرنے ہوں گے، لانگ مارچز ہوں گے۔ within the constitution framework, he has every right to come and speak and address the people جو اس کے چاہنے والے۔ بالکل 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 ظاہر فالوئنگ بھی ہے، بالکل فالوئنگ بھی ہے نا افتخار صاحب، اتنی بلائنڈ فالوئنگ ہے کہ لوگ پاسپورٹ جلا رہے ہیں، پرچم جلا رہے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، یہ تو کبھی کسی نے نہ کیا، کسی بھی سیاسی جماعت نے ایسے نہیں کیا۔ 20% اس کی فالوئنگ ہے، اور یہ جو پرچم جلایا گیا نا، یہ سوال میں ان انقلابیوں سے کروں گا نا، ان لوگوں سے کروں گا جو کہتے ہیں جمہوریت میں یہ اجازت ہے ایکسپریشن کا، کیا جمہوریت کے ایکسپریشن میں یہ اجازت ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں
ये फैसला भी तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आजादी शुक्र के महार की तरह नहीं होती है। आजादी अगर हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं और बहुत उसका चर्चा करते हैं और हमारी तमाम ह्यूमन राइट्स की जो कमेटियां उसका हवाला देती हैं, तो सब्जेक्ट टू सम अपना रिस्ट्रिक्शन। जाहिर है कि जब तक इसको नहीं नाफिज किया जाएगा। मैं एक कमेंट लेके फिर डॉक्टर साहब की तरफ आती हूँ मजहर साहब आपसे, कि ये अब इसी तरह के वाकयात हम देखते हैं। गुलाले इस्माइल के वालिद को अरेस्ट कर लिया गया कि उन्होंने किसी ट्रेंड का हिस्सा वो बने थे, लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं इदारों के लिए इस वक्त, और क्या हल है इसका? ये कहाँ लेके जाएगा ये मामला चीजों को? देखिए आसमा, ये बड़ी खतरनाक चीज है। आपको याद है कि लंदन के साहब को नारा लगाने पर जो है आज तक 22 अगस्त 2016 का मुकदमा भुगतना पड़ रहा है और वो पार्टी जो है अमलन जो है उस पर पाबंदी है। अब ये जो चीजें हो रही हैं, इसका कोई भी किसी तरफ से भी नोटिस नहीं लिया जा रहा, फिलहाल तो नहीं लिया गया इस चीज का। तो ये उनकी तरफ से आप देखें कि वो लोग फिर यही सवाल कर रहे हैं ना कि एक तरफ आपने ये कार्रवाई की है और दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी है, इसकी आखिर क्या वजह है? तो मेरा ख्याल है कि खुद पीटीआई के लोगों को इस ट्रेंड को डिस्करेज करना चाहिए। जो पीटीआई के सीनियर एलिमेंट्स हैं उनको डिस्करेज करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें फिर बहुत से लोग ये सवालात करेंगे, क्योंकि जो ये मुकदमात फेस कर रहे हैं इसी तरह के सेडिशन के मुकदमात फेस कर रहे हैं, मिसिंग पर्संस के बारे में यही चीजें आती हैं, तो फिर बहुत से लोग ये करेंगे कि सिर्फ यहाँ क्यों खामोशी है, यहाँ क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हालांकि मैं समझता हूँ ठीक है, चले एक आपने रिएक्ट कर दिया, रिएक्शन एक स्पॉन्टेनियस, लेकिन अगर ये कंटिन्यू रहता है और ये ट्रेंड्स बनते हैं, ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स बनाए जाते हैं, तो फिर हमें देखना पड़ेगा इस चीज को कि कम से कम पार्टी के लीडरशिप के लेवल पर इस पर क्या पोजीशन है। बिल्कुल, यानी इंतशार बढ़ सकता है इससे। आपने आज जैसे लिखा भी है द न्यूज के अंदर, अगर ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आपने तो श्रीलंका की भी वो एग्जांपल दी, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर रहती है तो क्या सूरत हाल होगी? और ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि ज़र मुबादला के ज़खायर कम तरीन हैं, पेट्रोल के कीमतें और बढ़ानी पड़ेंगी, तो क्या इकॉनमी कहाँ खड़ी है और किधर तक जा सकती है फिर? जी देखिए आसमा, ये एक विशेष साइकिल है। जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो आपकी मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल को जन्म देता है और वो दोबारा एक नए बहरान को जन्म देती है। और मैंने इसीलिए आज जो लिखा कि श्रीलंका में इस वक्त हालात ये हुए पड़े हैं कि वहाँ पे राजा पक्सा अपनी अक्सरियत खो बैठे हैं, लेकिन अपोजिशन जो है ना वहाँ पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने में वो इंटरेस्टेड है, ना वो एक नेशनल गवर्नमेंट का हिस्सा बनना चाह रही है, क्योंकि कोई भी एक फेल होती हुई इकॉनमी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है कि वो सूरत हाल नहीं, लेकिन मैं सिर्फ अगर पिछले महीने का देखूं तो पिछले महीने 2-3 ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से कि अब डर लग रहा है कि अगर ये फौरी तौर पे कोई सियासी इस्तेहकाम ना आया तो हालात उसी नहज पे जा सकते हैं। देखिए पहला तो ये हुआ कि IMF के साथ 7वां रिव्यू जो है वो चल रहा था। जब मार्च में ये एक सियासी बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हुई तो IMF ने उस रिव्यू को सस्पेंड कर दिया कि जो भी कोई स्टेबल गवर्नमेंट आएगी उसके साथ बात करेंगे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि सऊदीया और चाइना क्या, जो उन्होंने स्टेट बैंक में अपने डिपॉजिट रखवाए हुए थे, वो रोल ओवर होने थे, उन्होंने वो रोल ओवर करने में डिले कर दिया कि नई हुकूमत या इंटरिम सेटअप या PTI जो भी रहेगा उसके साथ बात करेंगे, उनको ओब्लाइज करेंगे, हम अभी फिलहाल इस पे फैसला नहीं करते। तो उन्होंने वो रोल ओवर भी नहीं किया। और उसका तीसरा जो नतीजा निकला वो ये निकला कि पिछले एक महीने में आपके 1 मार्च को ज़खायर थे 16 अरब डॉलर के, आज ज़खायर हैं 11 अरब डॉलर के स्टेट बैंक के। 5 अरब डॉलर जो है, चूंकि आपको चाइना को भी कागजों में वापस करना पड़ा, उसको बुक वैल्यू तो वापस करना पड़ी, सऊदीया को भी आपको रिटर्न करना पड़ा और डेट पेमेंट भी। अब ये सारी चीजें IMF के तहत कनेक्टेड थे। हाँ, ये डॉलर हमारे पास थे। ये शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट है। हुकूमत आती है तो दोनों दोस्त ममालिक मुझे उम्मीद है कि इसको रोल ओवर कर लेंगे, लेकिन आज आपकी सूरत हाल ये है कि 2 माह से कम का आपके पास ज़खायर हैं इम्पोर्ट के लिए। अब मौजूदा हुकूमत जो है वो आई है महंगाई मकाओ मार्च करके। महंगाई मकाओ मार्च का मतलब क्या है कि जी पेट्रोल की कीमतें कम करेंगे, डीजल की कीमतें कम करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें कम करेंगे, बाकी महंगाई कम करेंगे। मेरा इनको मशवरा ये है, आज जब ये अपना ओथ ले रहे हैं, कि इनको अवाम की एक्सपेक्टेशन जो है वो रियलिस्टिक रखनी चाहिए। महंगाई ये नहीं खत्म कर पाएंगे, क्योंकि
IMF کے ساتھ جو ہی یہ اپنی نیگوشیشن شروع کریں گے، اور وہ شروع کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جون تک آپ کو $2.5 ارب مزید واپس کرنا ہے جو لون کا ہے، تو جو کہ ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے. تو اگر یہ IMF کے ساتھ مذاکرات میں جاتے ہیں تو پہلا کام جو IMF کہے گی وہ کہے گی کہ جی جو ریلیف پیکج PM عمران خان کا تھا اس کو رول بیک کریں. اس وقت جب وہ ریلیف پیکج دیا گیا تھا تو روپے کی قدر یہ نہیں تھی، روپیہ اس سے قدر اسٹرانگ تھا. اس وقت جب ریلیف پیکج دیا گیا تھا تو جو رشیا اور یوکرین کی جنگ کے نتیجے میں جو کروڈ کی قیمتیں بعد میں بڑھی وہ اس طریقے سے نہیں بڑھی تھی. اب تقریباً آپ کا 50 ارب روپے ماہانہ کا لاس جا رہا ہے اس میں. تو IMF کہے گی کہ اس کو واپس کریں، کو 25-30 روپے پر لیٹر پٹرول کی قیمت بڑھائیں، اسی تناسب سے ڈیزل کی قیمت بڑھائیں، جو الیکٹریسٹی کا پر یونٹ ہے 2-3 روپے اس میں اضافہ کریں. اب مرتا کیا نہ کرتا، جب اس میں اضافہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ مہنگائی بڑھے گی. اب یہ سب سے بڑا سوال ہے. اور جب مہنگائی بڑھے گی تو یہ ہوگا کہ ظاہر ہے اس کو پھر اپوزیشن جو ہے وہ اس کا جیسے عمران خان صاحب ہے جیسے یہ جب اپوزیشن میں تھے تو یہ PTI حکومت کو کہتے تھے کہ جی آپ وہ بھی کہیں گے، لیکن یہ تو سب کچھ ان کا گورنمنٹ میں ہوا ہے سارا کچھ. یہ ایک وشیس سائیکل ہے اور اس سے ہمیں بچنا ہوگا. مجھے یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب نے قائد حزب اختلاف کے طور پہ چارٹر آف اکانومی کی تجویز پیش کی. اب اس کے اوپر دوبارہ بھی میں بریک کے بعد اس پہ ضرور بات کرتی ہوں کہ چارٹر آف اکانومی کی کتنی ضرورت ہے. اور یہ یاد رہے کہ یہ سارے IMF کے پاس جانا، لیٹ جانا، اور اس کے بعد جو ڈیل IMF کے ساتھ کی PTI سرکار نے، اس کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر یہ بحران ہے. اس سے پہلے بھی معاملات کوئی بہت اچھے نہیں تھے، مجبوری تھی، مگر دیر ہونے سے کافی زیادہ حالات خراب ہو گئے. اور یہ تو آن دا ریکارڈ ہے، آپ سمیت مختلف لوگوں سے ہماری بات ہوئی. تو اب کیا ہوگا؟ پیٹرولیم پرائسز جو کہ روکی ہوئی تھی پچھلے 1.5-2 مہینوں سے، ان کو بڑھانا پڑے گا تو مہنگائی کا ایک اور طوفان ہوگا. ایک اور نیا جو ہے وہ پھر تحریک انصاف کا کیا کی اسٹریٹجی کیا ہوگی. ایک چھوٹی سی بریک، اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جو معاشی صورتحال ہے یہ سیاسی صورتحال سے ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ لنکڈ ہے. تو کیا صورتحال بن سکتی ہے؟ افتخار صاحب، آپ سن رہے تھے ڈاکٹر عابد سلیری صاحب کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کو جو پیٹرولیم پرائسز ہیں اس میں اور زیادہ اضافہ کرنا پڑے گا اور لوگوں کو بتانا بھی پڑے گا. تو ظاہر ہے اگر 25 سے 30 روپے اور اضافہ ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ مہنگائی کم ہوگی، زیادہ ہوگی، اور اس کا سیاسی اثر کیا ہوگا؟ سر ابھی پرائم منسٹر صاحب جو ہیں جو منتخب ہوئے ہیں، حلف جانا ہے، پتہ نہیں حلف لینے کے لیے پریزیڈنٹ صاحب اویلیبل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو کون حلف لے گا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ مہنگائی کے معاملے میں کہ لوگوں کو زیادہ توقعات ہمارے سے وابستہ نہیں کرنے چاہیے کیونکہ ہم بہت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. اور انہوں نے البتہ یہ کہا ہے کہ ہم کم از کم جو ماہانہ اجرت ہے، جی ہاں بالکل 25,000 کا کر دیا اور اس کا اطلاع دیا کم اپریل سے ہوگا. یہ تو سب کو پتا ہے کہ جہاں ہم کھڑے ہیں، اور اگر کوئی لوگ اس کو ایکسپائر کرنا چاہتے ہیں تو ان کو روک تو نہیں سکتا نا. دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. جو کچھ ہم نے دیکھا 3 اپریل سے لے کے اب تک، تو کون روک سکا؟ کوئی آدمی نہیں روک سکا، کوئی پالک آدمی نہیں روک سکا، دانشور نہیں روک سکے، لکھاری نہیں روک سکے، سمجھانے والے نہیں روک سکے. تو ہم اس پرسوں سے گزرتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ مہنگائی کم ہوگی. اور جو آپ نے کہا کہ پیٹرول مہنگا ہوگا اور مہنگا ہو سکتا ہے، یہ تو اب کنٹینیو پروسیس ہے. لیکن اب اس میں دیکھنا ہے کہ ہم ایک غریب ملک ہیں. کیا ہمیں گندم باتیں خریدنی چاہیے؟ کیا ہم دالیں ساری ملک باتیں خریدتے رہیں؟ کیا ہم ایڈیبل آئل ساری ملک باتیں خریدتے رہیں؟ یا اس میں بہتری کرنے کے لیے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا جو ہے اس کے لیے اچھے سیٹ کے ذریعے اچھے اپنا طریقہ کام کے ذریعے. ٹھیک ہے افتخار صاحب، لیکن وہ تو صحیح ہو گیا، مگر اب یہ ظاہر ہے عمران خان صاحب اس کو بنیاد تو بنائیں گے جب بے شک 25,000 اجرت ہو گئی 1 اپریل سے ہو گئی، لیکن وہ کہیں گے جی کہ مہنگائی بہت ہے. آپ تو کہتے تھے مہنگائی ختم کرنے آئے. بھائی یہ بحث بے مقصد بحث ہے. حقیقت یہی ہے کہ مہنگائی ہوگی، اور وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں نا مہنگائی نہیں ہونی چاہیے، تو ٹھیک ہے ان کو بول لیں گے. اپوزیشن ناؤ، ہی ہیز ایوری رائٹ ٹو سے واٹ ایور ہی وانٹ. مارشوائے پاکستان کی دشمنی کی حد تک نہ چلا جائے، مارشوائے آئین کو سبورٹ کرنے کے لیے لوگوں کو نہ اکسائے، مارشوائے اداروں کی جو ایک انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ غیر جانبدار رہیں گے، ان کی اس غیر جانبداری کے جان لڑکا رہے، باقی جو مرضی ہو گئے. صحیح بات ہے. اچھا مزید صاحب، یہ بات
जी बस अब पहले जब इमरान खान साहब अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने धरना दिया, सिविलियन नाफरमानी की तहरीक का ऐलान किया, बिल जलाए, बहुत कुछ हमने देखा जो कि उन्होंने किया। आपको लगता है एक मरतबा फिर वही री टेलीकास्ट होंगी सारी चीजें, वही चीज चलेगी, वो सड़कों पे होंगे, वो कंटेनर पे होंगे, तो कैसे फिर आगे बढ़ा जाएगा? देखिए आसमा, यही मेरा बुनियादी नुक्ता है जो मैं इस पे जब से ये अदम एतमाद की तहरीक आई है मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ। ये गलत मूव है ऑपोजिशन, उस वक्त की ऑपोजिशन का बिल्कुल गलत मूव था। आप एक ऐसे मौके पे जब साल 1.5 साल इलेक्शन का रह जाता है, किसी एक तनाजे की बुनियाद पे आप अदम एतमाद की तहरीक मूव कर देते हैं बगैर ये सोचे समझे कि इस वक्त जो माशी सूरत हाल है वो आपसे नहीं संभल पाएगी। एक साल के लिए आप क्या संभालेंगे माशी सूरत हाल को? मगर अभी तो उन्होंने 10% पेंशन में भी इजाफा कर दिया है, आखिर वो आसमां इससे कुछ नहीं होगा जो सूरत हाल है। इस सिस्टम को अगर आपने चलने देना है, इस गवर्नमेंट को चलने देना चाहिए था। मगर ये तो उनका आईनी हक था ना, क्योंकि इमरान खान साहब तो धरना देने आ गए थे, तो उन्होंने कहा हम धरना नहीं देते, हम आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हैं। नहीं आसमां, देखिए सीधी सी बात यह है, खुद ठंडे दिमाग से सोचें कि आपके 75 साल में कोई एक वजीर आजम अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सकता। अब आपने ये जो क्राइसिस हुआ है पिछले 1-1.5 माह में हमने देखा है, इसमें हम मजीद पीछे गए ना इकोनॉमिकली। तो आप इस साल भर में आज अगर आप ये खड़े होके ये कहें कि जी अब ज्यादा तवक्को नहीं रखें, तो क्यों नहीं रखें? आपने क्यों नहीं चलने दिया सिस्टम को? आप इमरान खान अनपॉपुलर हो रहे थे, महंगाई की बुनियाद तले दबे जा रहे थे लोग, तो आप चलने देते ना, उनको पहुंचाते। ठीक, मगर मतलब एक ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन एक चीज ये भी सामने आ रही थी, अपोजिशन ने क्यों अदम इत्तेमाद का फैसला किया। वो ये कहते थे कि अगर इसके बाद भी ये हुकूमत जारी रहती है तो आप जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो नहीं संभाल सकते, कोई वजीर आजम बनने को तैयार नहीं होगा। असमा, तो ये इशू तो नहीं है कि इस वजह से आप एक गवर्नमेंट का एक साल कम कर दें। ये कोई कम करने का आईनी तौर पर जब उन्हें हक है तो उसमें क्या रुकावट थी? तो आइन को या तो हम आइन को ना माने, आईनी तौर पे वो आईनी तौर पे तो 58(2)B भी था, वो क्या निकाल दिया गया था। देखिए आप माजी में देखिए भी था, उसको किसी ने पसंद नहीं किया, राइट, उसके खिलाफ रेजिस्टेंस दी गई। ये तो आइन ही है, इनको आइन में लिखा हुआ है, या तो आइन के आर्टिकल में से जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है इसको निकाल दें, खत्म कर दें। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लीगल नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, मैं तो पॉलिटिकल क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ। मतलब आपकी राय ये थी कि गवर्नमेंट चलती रहनी चाहिए, जबकि अपोजिशन जो 10 जमातें वो कह रही थी कि नहीं चलती। आज आप जब 1 साल बाद जाते अवाम के पास तो आप कहते कि इन्होंने 5 साल में क्या किया। आपने तो उनको 1, 2, 3, 4 नैरेटिव्स दे दिए कि जिसकी बुनियाद पे वो खड़े हैं इस चीज पर। ठीक, अच्छा सर, आप बिल्कुल ये आपको ओपिनियन है, उनका हक है, उनका हक है, चले रहे। ये आपको, ये मज़हर साहब को ओपिनियन है, बिल्कुल सही है। मैं और इफ्तिखार साहब शायद इससे इत्तेफाक नहीं करते, मगर उनकी राय का एहतराम है। हाँ, वही कह रहे हैं कि आपकी राय का एहतराम है इफ्तिखार साहब, वो उनकी राय है, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपकी राय है कि होना चाहिए था। तो चले इसको कॉन्स्टिट्यूशनल ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उन्होंने भेजा, लेकिन अब जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है डॉक्टर साहब के 10% पेंशन में इजाफा, 25,000 कम से कम उजरत जो कि 1 मई को तनख्वाह मिलेगी, और बेनजीर कार्ड का भी इजरा कर दिया दोबारा से। तो इससे कैसे मैनेज करेंगे जब हमारे पास ज़खायर कम? जो सोशल प्रोटेक्शन, सोशल सेफ्टी नेट्स हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में एहसास के जो इनिशिएटिव चल रहे थे, उसका कोई भी नाम रखें, वो तो चलते रहने चाहिए, वो बहुत जरूरी है। लेकिन उसके साथ ये देखना होगा कि वो जो रेवेन्यू डेफिसिट आ रहा है स्पेशली, उसकी मौजूदगी में किस तरीके से ये जो मिनिमम उजरत है उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में कैसे इसको इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। तो मजहर साहब की बात से मैं कुछ हद तक इत्तेफाक करता हूं कि इसकी जो ऑब्जेक्टिविटी है वो ऐसा नजर आता है अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन। जैसा कि मैंने कहा कि वो जो एक पिलर था वो था महंगाई मकाओ मार्च। अब महंगाई मकाओ मार्च जो है करने के बाद अगर आपको पता लगता है कि महंगाई नहीं मुकनी, तो फिर वो इतना लंबा चौड़ा मार्च करने की हमें कम से कम इतना टाइम तो मिलेगा कि हम चीजों को सही डायरेक्शन में ले जाएंगे, मईशत को, और हमें चार्टर इकोनॉमी बना देंगे। होगा क्या अब ये होगा कि ये इम्पोर्टेंट IMF जो है, IMF इनसे कहेगी कि एश्योरेंस दें कि आप स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी बिल को
चैलेंज नहीं करेंगे। IMF इनसे कहेगी कि आप एश्योरेंस दें कि जो मिनी बजट में जो सेल्स टैक्स एग्जम्पशन थी आप उनको दोबारा से वापस नहीं लेके और ये किसने की? तहरीक भाई नहीं, लेकिन ये देखिए ना, तहरीक इंसाफ ने की ना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये PDM जो था, PDM इनका मुखालिफ था ना। PDM ने ये कहा था कि हम जब हुकूमत में आएंगे हम इसको स्क्रैप कर देंगे। लेकिन अब होगा क्या कि अब अगर उन्होंने भी उसी पे चलना है तो मैं एक आम जो एक कमेंटेटर या एक ऑब्जर्वर के तौर पर मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि फिर इसको चलने दे सिस्टम को। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें पॉइंट स्कोरिंग है, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये कंटिन्यूटी जो है ये चलती रहनी चाहिए। फिर हमें अपोजिशन में है या इक्तदार में है तो वो तो कह रहे हैं कि हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाएंगे। हमें ये करना पड़ेगा, जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं उन पे सियासत करना बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि कल को यही चार्टर ये भी हो सकता है। देखिए कल को ये भी हो सकता है कि PTI आज मुखालफत करे, 4 महीने बाद अर्ली इलेक्शन के बाद PTI आ जाए तो फिर उसको दोबारा यही चीजों का सामना करना पड़ेगा। दुरुस्त बात है। तो हमें अवाम के सामने ये नैरेटिव बिल्ड करने से पहले ये नैरेटिव बिल्ड करना चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल जो है उस पर कोई सियासत नहीं होगी, बाकी आप जितनी मर्जी सियासत करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो कि शहबाज शरीफ साहब कहते थे, जरदारी साहब ने भी कही, अब वो दोनों जमातें, तीनों बल्कि 10 जमातें हैं, उसमें से जो पार्लिमानी जमातें वो 4-5 बड़ी जमातें वो अब मिलके इकोनॉमी को चलाएंगी। चार्टर बन सकेगा, किस हद तक जाएगा? और फिर सुनने में आ रहा है कि PTI का भी एक पूरा ग्रुप है जो कि अपोजिशन बेंचेस पे बैठेगा, PTI डेमोक्रेट्स के नाम से, वो शायद अपोजिशन को आगे लेके बढ़ेंगे। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त मईशत है और जाहिर है कि मईशत को ठीक करना है। तो मज़हर साहब, अब जाहिर है कि अब एक गवर्नमेंट आ गई है, अब उस गवर्नमेंट ने अपने जाहिर है लोगों को ये भी बताना है कि हम कैसे चलाएंगे। और आपको भी अंदरूनी खबरें पता होंगी कि अपोजिशन जो थी वो तहरीक अदम एतमाद पे कितनी मुश्किल से राजी हुई, वो नहीं चेंज करना चाहती थी, वो चाहते थे अर्ली इलेक्शंस हो जाए, लेकिन बहरहाल लगता नहीं है 7 महीने बाद भी इलेक्शंस होंगे। तो आपको क्या लगता है कि इन 7 महीनों में पॉलिटिकल पार्टीज जो कि इक्तदार में है क्या करना चाहिए? देखिए आसमा, मुझे ये बताएं, और आबिद इसको ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, मुझे ये बताएं IMF या दूसरे इदारे आपसे क्यों संजीदा नेगोशिएशंस करेंगे? उन्हें यही नहीं पता कि आप हैं कितने अरसे के लिए। ये अनसर्टेनिटी है ना, कि आप 7 साल भर के लिए हैं, 6 महीने के लिए हैं, 7 महीने के लिए हैं, उसके बाद फिर एक अबूरी हुकूमत बनेगी, जो अबूरी हुकूमत इलेक्शन कराएगी। आपने एक ऐसी सूरत हाल में लाके खड़ा कर दिया मुल्क को जहां इन्वेस्टर्स जो है वो अपने आप को सिक्योर्ड नहीं फील करेगा, इसलिए कि गवर्नमेंट की अनसर्टेनिटी है ना, एक पीरियड है, अभी क्लियर नहीं है कि ये साल भर चलेगी गवर्नमेंट या 7 महीने में इलेक्शंस होंगे। तो ऐसे में संजीदा नेगोशिएशंस या आप कोई मेजर पॉलिसी डिसीजंस कैसे कर पाएंगे? यही वजह है, इसी वजह से मैंने अपना वो नैरेटिव बिल्ड किया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मसला नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्कुल आपको राइट है, हर अपोजिशन को राइट होता है कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, लेकिन जो क्राइसिस आगे नजर आ रहा है वो उसको आपको जब आप इलेक्शन में जाएंगे, ठीक बात है, साल सवा साल बाद जब अगर इलेक्शन में आप जाते हैं तो फिर उन सारे सवालात के जिनके जवाबात दरअसल इमरान खान साहब को देने चाहिए थे वो इनको देने पड़ेंगे। इफ्तिखार साहब, योर टेक सर। आई एग्री। जहां तक मैं तो ये महंगाई मकाम मार्च की बात कर रहे हैं, वो तो एक पार्टी का था ना, सारी PDM का तो नहीं था, पर फिर भी हम उसको मान लेते हैं। लेकिन सीरियस बात यह है कि मुश्किलात आएंगी, मुश्किलात भुगतनी पड़ेंगी। हम बतौर काश्तकार भुगत रहे हैं, जिसके पिछले महीनों से भुगत रहे हैं, खाद के हवाले से, डीजल की कीमतों के हवाले से, पानी की नायाबी के हवाले से। ये हैं, ये गलतन हमारे सिस्टम में जो फ्लॉज हैं उनकी वजह से। अब देखना कि क्या रेवेन्यू जनरेट करने की इनकी कैपेसिटी बढ़ती है, या जो रेवेन्यू जनरेट करके गया है PTI ये उससे भी कम होते हैं। पहला तो इनका चैलेंज है नंबर 1। दूसरा ये है कि जो अब आगे लेके कैसे चले, और मेरा ख्याल अगर ये इकट्ठे चलना चाहते हैं, और जिस तरह भी आपने बताया कि देयर विल बी सम PTI डेमोक्रेट ग्रुप सिटिंग इन असेंबली, तो अच्छा है, चेक एंड बैलेंस होनी चाहिए अपोजिशन के ऊपर। लेकिन ये बड़े अजीब बात हो जाएगी, वरना कि अगर अपोजिशन सीरियस नहीं होगी
तो फिर मुझे बताएं जब आपने केयर टेकर स्टेटस में क्या करना होगा निगरान हुकूमतों का, वो कौन तय करेगा? वो ज़ाहिर है अभी तो स्पीकर साहब के पास जाएंगे इस्तीफे तो पता चलेगा वो मंजूर भी करते हैं कि या पिछली दफा की तरह पीटीआई वापस आ जाएगी। नहीं मंजूर करने पड़ेगा, अगर इन पर्सन वो आते हैं तो उनको मंजूर करने पड़ेगा। हाँ अगर वो व्हाट्सएप पे भेजते हैं या ट्विटर के जरिए भेजते हैं या फैक्स मशीनों के जरिए भेजते हैं तो फिर मसला खड़ा होगा। ज़ाहिर है उसके लीगल उस पे लास्ट कमेंट क्या करना चाहिए नई गवर्नमेंट को? नई गवर्नमेंट को जो कि आज वजीर आजम ने अपने खिताब में कहा है कि वो डायलॉग करना चाहते हैं, इस डायलॉग में एक जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज का मैं तो ये मशवरा दूंगा कि अपने जो इकोनॉमिक उनके एक्सपर्ट्स हैं एक एक दो बिठा के कोई एक काउंसिल बना दे, जो भी इस पे अहम मैक्रो इकोनॉमिक फैसले हैं उस काउंसिल की मंजूरी से हो रहे हो, सबकी उस पे वो बाय इन हो। कल को कोई ये ना कहे कि ये पीटीआई ने कर दिया, ये पीडीएम ने कर दिया, ये पीपल्स पार्टी ने कर दिया। इसको थोड़ा सा इस पे इनको सीरियस थॉट देना पड़ेगी। श्रीलंका की मिसाल हमारे सामने है, मैं फिर दोबारा दोहराता हूँ, खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल ना आ जाए कि कल को कोई यहाँ पे हुकूमत करने वाला ना हो। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है कि अब जो हुआ सो हुआ, उसको पीछे रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। पीटीआई को भी इस पॉलिटिकल प्रोसेस में शरीक करना पड़ेगा, इसको लेजिटिमेट करने के लिए भी, और एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा डायलॉग के साथ, इकोनॉमी चार्टर ऑफ इकोनॉमी के साथ, एक मिसाके मईशत के साथ, एक मिसाके जमहूरियत के साथ जो है वो आगे जाना होगा इलेक्शन तक, या शायद आखिरी दिन तक। अगर ये हुकूमत 1.5 साल पूरे करती है, यानी अब जो हुकूमत बनी है, तो फिर जाहिर है कि उनको और ज्यादा कॉशियसली जो है वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे, एक्यूरेट स्टेप लेने पड़ेंगे, और अपोजिशन को साथ में लाके चलना होगा। सो देखते हैं कि क्या होगा। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।